नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज जो है वो बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की होगी। क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब वो दिल्ली जाएंगे और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होने लगी कि अब वो खास करके राज्यसभा चले जाएंगे और वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कई नाम आए, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से खास करके मीडिया में भी चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी कहें या जेडीयू कहें, जिनके ऊपर लगभग लगभग आम सहमति जेडीयू के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बन रही थी, वो नाम है सम्राट चौधरी का। लेकिन अब एक नया पेच फंस गया है सम्राट चौधरी को लेकर कि क्या सम्राट चौधरी के नाम पर आरएसएस राजी हो जाएगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें आरएसएस जिस चेहरे को चाहेगी वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का उम्मीदवार होगा, यानी सीएम बनेंगे। और सम्राट चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनके नाम पर आरएसएस की असहमति है, यानी कि आरएसएस नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम बने। अब इसमें आखिर कहां पेच फंस रहा है, क्यों कुछ नेता जो हैं वो नागपुर जा रहे हैं, नागपुर का दौरा कर रहे हैं। आखिर इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नागपुर से कनेक्शन क्या है और आरएसएस अगर सम्राट चौधरी को नहीं चाह रही है तो फिर आरएसएस किसको बनवाना चाह रही है। आरएसएस के तरफ से भी तो कुछ नाम गया होगा कि इन नामों पर विचार किया जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खास करके शीर्ष नेता हैं, उनको ये लग रहा है कि आरएसएस को नाराज किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बंगाल में भी जो इलेक्शन है उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को भी अगर दोहराने में कामयाब होगी तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में आरएसएस को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आरएसएस किसको बनवाना चाह रही है सीएम। और इस चर्चा में हमारे जो खास करके वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नाम अचानक से ये होने लगा कि सम्राट चौधरी को आरएसएस जो है वो नहीं पसंद कर रही है, ये एक तो चर्चा के केंद्र बिंदु में कैसे आ गया, और आरएसएस अगर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत नहीं होती है तो फिर कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा अब आरएसएस की तरफ से होने लगी है। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। देखिए प्रवीण जी, ये चर्चा हुई तो है, मार्च महीने में ही चर्चा हुई आरएसएस और बीजेपी के बड़े लोगों में, बड़े नेताओं में, और आरएसएस की तरफ से अपने तर्क रखे गए। और आरएसएस का ये कहना है कि ठीक है, वहां 35 साल से ओबीसी सीएम रह चुके हैं, लालू जी, फिर राबड़ी जी, फिर नीतीश जी, बीच में थोड़े देर के लिए मांझी रहे। तो आरएसएस का ये कहना है कि हमें दलित या ईबीसी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि दलित एज ए होल आप देखेंगे तो उनकी आबादी 20% से ज्यादा, 22% लगभग है, और ईबीसी अति पिछड़ी जाति 36% है। तो ये दरअसल आरएसएस का ये गेम प्लान इसलिए भी है और बीजेपी का भी एक गेम प्लान इसलिए है कि मान लीजिए बीजेपी कहीं भी सत्ता में आती है तो एक टर्म के लिए की सोच कर नहीं आती कि एक ही टर्म रहना। बीजेपी और आरएसएस के जो कर्ता धर्ता है वो बहुत लंबी दूरदर्शिता के हिसाब से तय करते हैं, और उनको लग रहा है कि अगर लंबे समय तक शासन में बिहार के रहना है तो दो समूह, अति पिछड़ी जाति और जो अनुसूचित जाति, ये दोनों मिलाकर 56% हो जाते, और 10% जो है वो हिंदू सवर्ण है। मान लीजिए 12-13% भी होंगे हिंदू सवर्ण। तो उनको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन हम बनाते तो 50% मार्क को क्रॉस कर जाएंगे वोट प्रतिशत के हिसाब से। तो इसमें दो तरह की चर्चा है कि अगर दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री होगा तो अति पिछड़े समाज का एक पावरफुल उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री तो अगर अभी के हिसाब से निशांत ही होंगे निश्चित रूप से,
तो दूसरा, अगर कोई उप मुख्यमंत्री अगर जेडीयू से बने तो जेडीयू भी कोशिश करेगी कि अति पिछड़े समाज का कोई बन जाए, ताकि उनका, देखिए जेडीयू का जो आधार वोट है वो दो, अति पिछड़ा है और महिला है। लव कुश तो उनका है ही, वो तो पेटेंट है, जिधर नीतीश उधर लव कुश। ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैसला नागपुर से होगा, यानी नागपुर में कोई बैठा हुआ आरएसएस का कोई प्रचारक या कोई उसके सलाह पे अगर सरसंघ चालक इस चीज को तय करेंगे और फिर बीजेपी को सलाह देंगे, तो समस्या ये है कि बिहार जो है महाराष्ट्र नहीं है कि आपने ठाकरे को भी खत्म कर दिया, पवार फैमिली को भी के पावर को खत्म कर दिया, शिंदे को भी समय के बाद साइडलाइन कर दिया, फिर अजित पवार जी का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया, तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया। बिहार जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के केंद्र में रहा। जो गैर कांग्रेस विरोधी जो आंदोलन भी शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति, वो बिहार की धरती से शुरू हुआ, और उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में कमजोर हो गई। वो बीजेपी का योगदान तो बाद में है, पहले बिहार से जो समाजवादी विचारधारा का जो आंदोलन शुरू हुआ और जो संपूर्ण क्रांति में बदल गया, जेपी उनके चेहरे थे, और जेपी के बाद जो सेकेंड लाइन जितने भी थे वही सत्ता में किसी न किसी तरह है, और उसी के साथ बीजेपी का भी सहयोग रहा। तो बिहार में कोई ऐसा प्रयोग जो वहां सोशल फैब्रिक को इग्नोर करके किया जाएगा और केवल सिंबॉलिक चेहरे के लिए कोई चीज लागू कर देंगे, तो 2-3 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसके बाद मान ली सम्राट चौधरी साइडलाइन हो जाते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी चुप बैठेंगे? उन्होंने भी तो टिकट बांटा है, 10-20 तो उनके विधायक है ही, और संख्या बल, नीतीश जी अगर दिल्ली गए और वहां उनको मनचाहा सब कुछ नहीं मिला, निशांत उप मुख्यमंत्री बन के खुश नहीं हुए, तो तेजस्वी तो बैठे हैं। और कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण जी, वो जेडीयू के साथ आने के लिए तैयार है, बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? संजीव जी, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस मिजाज के खास करके नीतीश कुमार हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसको मान लेंगे कि जैसा आरएसएस चाहेगी वैसा ही कोई मुख्यमंत्री हो, और जिसको आरएसएस चाहेगी वही मुख्यमंत्री हो, इसको नीतीश कुमार मान लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि वो सभी समाजों को लेकर चलने वाले हैं, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं, और ऐसे में जो आरएसएस की विचारधारा है वो जरूर नीतीश कुमार उस एनडीए गठबंधन में है, लेकिन पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा को नीतीश कुमार ने अडॉप्ट नहीं किया है। देखिए, एक बार बताओ, नीतीश अगर कुछ बोल दिया तब तो बड़ी बात है, लेकिन अगर नीतीश जी चुप रह गए तो समझिए बीजेपी का खेल खत्म है, फिनिश है बीजेपी। इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने कांग्रेस को किक आउट किया। बीजेपी की बिहार की राजनीति में कांग्रेस को कहते हैं भस्मीभूत किया इन तीनों महारथियों ने। तो क्या इस दिन के लिए किया था कि कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को अपने सर पे बिठा लें? ये सोचने वाली बात है। इसलिए नीतीश जी चाहेंगे कि बीजेपी ऐसी गलती करे ताकि बिहार की जनता देख ले कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा, इसलिए भी नहीं चलेगा। आज जो नीतीश जी सत्ता में और जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वह इसलिए नहीं है कि वो कुर्मी जाति से आते हैं, उनके काम से है। क्योंकि कुर्मी जाति की आबादी तो 2.5% है, तो फिर नीतीश कुमार को लोग इतना वोट क्यों देते हैं? क्योंकि उनके काम से देते हैं, उनकी क्षमता से देते हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो सौम्य स्वभाव है, और जो वो निष्पक्ष ईमानदारी पूर्वक कार्य करते और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते, इसलिए नीतीश कुमार को जनता ने वोट दिया। लेकिन बीजेपी अगर किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर सीएम पद पर थोप देगी, जैसे दिल्ली में थोप दिया रेखा गुप्ता, वहां राजस्थान में थोप दिया शर्मा को, तो आप थोप तो दिया आपने, लेकिन हाँ, तो लोकसभा चुनाव में शर्मा तो विफल हो गए, भजन लाल शर्मा। लोकसभा चुनाव में तो आशातीत सफलता नहीं मिली, राजस्थान में सीटें घट गई बीजेपी की, कांग्रेस उठ गई। तो बिहार तो राजनीतिक समीकरणों के प्रयोग की कहिए वो है, कर्मभूमि है, वहां सारे राजनीतिक मुख्य केंद्र बिंदु है। और वहां कुछ इधर उधर अगर देखिए नीतीश जी को भी लग गया कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही इधर उधर करने के बारे में सोच रही है, तो आप जान लीजिए
गाड़ी जो है वो तेजस्वी के आवास में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और 126 विधायक तो अभी हैं ऑलरेडी, अगर जोड़ दें आप तो 126 है, 8-10 इस्तीफा दे देंगे, 8-10 एब्सेंट हो जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ जाएगी तो बीजेपी के पास एक ही सहयोगी दल बच जाएगा, चिराग पासवान, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता ढलान पर है और 29 में एक नया समीकरण बन सकता है, तो उस सामाजिक समीकरण के साथ सारे लोग चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, मांझी जी किसी विचारधारा से कमिटेड नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा किसी उनका विचारधारा सत्ता में रहना है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग अगर नागपुर से बैठ के कोई प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, यूं कहे कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लेंगे।